हाँ जी, कल के लेक्चर में हम लोग एनर्जी के बारे में स्टडी कर रहे थे और जो एनर्जी है वो बेसिकली एक वर्क डन करने की कैपेसिटी होगी। जो वर्क डन कौन कर सकता है? तो आंसर है ऑब्जेक्ट कर सकता है। तो एनर्जी की डेफिनेशन क्या थी? द कैपेसिटी टू डू वर्क बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट जितना वर्क डन कर सकता है वही उसकी एनर्जी है। इसको जूल में मेजर करते हैं। वर्क डन को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, एनर्जी को वर्क डन में कन्वर्ट किया जा सकता है। और कन्वर्जन फैक्टर है फोर्स। फोर्स लगाने से वर्क डन होगा। और अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी है तो वो भी वर्क डन कर सकती है और वो भी फोर्स अप्लाई कर सकती है अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी होगी तो। ओके, अब इसके बाद में यहाँ पर हमने इसको स्टडी किया था कि इसकी जो यूनिट है वो भी जूल होगी। वर्क की एनर्जी, वर्क और एनर्जी दोनों की यूनिट जूल होती है और दोनों ही स्केलर क्वांटिटीज है, डायरेक्शन नहीं होती है। और ये जो एनर्जी है इसके टाइप्स को हम लोग स्टडी कर रहे थे। ये जो टाइप्स आएंगे ये कौन कौन से आएंगे? ये मैकेनिकल एनर्जी आएगा इसके अंदर। सबसे पहला टाइप जो हमने स्टडी किया था, सबसे पहले एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी को स्टडी किया था हमने, जिसमें हमने ये स्टडी किया था कि ऐसी एनर्जी जिसके कारण ऑब्जेक्ट वर्क डन कर सकता है, फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट कर सकता है। सो इफ एनी ऑब्जेक्ट इज हैविंग मैकेनिकल एनर्जी, सो इट कैन अप्लाई द फोर्स एंड डू द डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस काइंड ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल वर्क डन। इसकी एक और डेफिनेशन थी, द सम ऑफ द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है, जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी है, उन दोनों के सम को क्या बोला जाता है? उन दोनों के सम को भी मैकेनिकल एनर्जी ही बोला जाता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था केमिकल एनर्जी के बारे में। केमिकल एनर्जी वो एनर्जी है जो केमिकल रिएक्शंस में रिलीज होगी। जैसे मैंने आपको एक रिएक्शन बताई थी, कॉपर सल्फेट के अंदर हम लोग जिंक की प्लेट को जब डालते हैं तो एक रिएक्शन होती है जिसमें ZnSO4 बनता है और कॉपर रिलीज होता है। और इस रिएक्शन में जिस बीकर में ये रिएक्शन करवाते हैं वो बीकर गर्म हो जाता है। इसका मतलब जो केमिकल एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में रिलीज हो रही है। तो सब्सटेंसेस के अंदर जो एनर्जी है, तो सब्सटेंसेस के अंदर जो एनर्जी होगी उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा केमिकल एनर्जी, द एनर्जी कंटेंट इन द केमिकल सब्सटेंसेस। और यू कैन से दैट द एनर्जी रिलीज्ड इन केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में जो एनर्जी रिलीज होती है वो केमिकल एनर्जी है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के मोशन से रिलेटेड है। द एनर्जी विच इज कैरिड बाय द चार्ज पार्टिकल्स, वो एनर्जी जो कौन पोजेस करते हैं? चार्ज पार्टिकल पोजेस करते हैं। चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, जिनको आप लोग क्या बोलते हैं? कैटायंस बोलते हैं, एनायंस बोलते हैं। तो कैटायंस होते हैं जिनको पॉजिटिव आयन बोलते हैं, एनायन होते हैं जिनको नेगेटिव आयन बोलते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके अलावा प्रोटॉन्स होते हैं। तो ये जो भी चार्ज पार्टिकल्स हैं, इन चार्ज पार्टिकल्स के पास जो भी एनर्जी होती है उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। So the energy possessed by the charged particles is called electrical energy. Or you can say that the kinetic energy of the electrons in a conductor is called electrical energy. So the energy possessed by the charged particles is called electrical energy. अगर हम लोग कंडक्टर की बात करते हैं, कौन सा कंडक्टर? तो आंसर है मेटल्स। तो अगर हम लोग मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। तो मतलब इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, और यू कैन से दैट द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रॉन जब चलेंगे तो जितना भी वर्क डन करेंगे वही उनकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। नेक्स्ट हीट एनर्जी। द हीट एनर्जी इज रिलेटेड टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। कोई भी सब्सटेंस है, जैसे कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेज है, सॉलिड के अंदर दो तरह की एनर्जीज होती है। सॉलिड के अंदर दो तरह की एनर्जीज होंगी। सबसे पहली काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्यों होगी? क्योंकि हमें पता है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब है कि वो अपनी शेप को मेंटेन करते हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल्स एक फिक्स पोजीशन पे रहते हैं। और वो फिक्स पोजीशन पे क्यों रहते हैं? क्योंकि जैसे ये पार्टिकल है तो इसको आसपास के सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे होंगे? अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो ये इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बाउंडेड है, ये बाहर नहीं आ सकता इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो बीच में जो ये पार्टिकल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अपनी पोजीशन पे सिर्फ वाइब्रेशन कर सकता है।
अगर वाइब्रेशन कर रहा है तो मतलब मोशन कर रहा है, मोशन कर रहा है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। और आसपास के पार्टिकल्स के साथ ये बाउंडेड है, तो बाउंडेड है तो मतलब इसकी एक पोजीशन फिक्स है, तो पोजीशन के कारण जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है। और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है इंटरनल एनर्जी। तो ये इंटरनल एनर्जी ही क्या है? हीट एनर्जी। तो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है, जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है, उसी को क्या बोला जाता है? इंटरनल एनर्जी। और वो इंटरनल एनर्जी को चेंज किया जा सकता है कैसे? हीट एनर्जी से। मतलब कि हम इसके ऊपर रेडिएशन डाल देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसको हीट अप कर देंगे, गर्म कर देंगे, तो पार्टिकल का मोशन इंक्रीज हो जाएगा। और मोशन इंक्रीज होने से ये पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। और ये कैसा मोशन करना शुरू कर देंगे? ये रैंडम मोशन करना शुरू कर देंगे, मतलब कि कौन सी स्टेट में आ चुके हैं? लिक्विड स्टेट में। तो हम बोलेंगे कि इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी और बढ़ गई है, इन पार्टिकल्स की हीट एनर्जी ज्यादा है। और गर्म करेंगे तो फिर इसको रखने के लिए एक क्लोज कंटेनर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर जा चुके होंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो गैस के पार्टिकल और भी फास्ट मूव करेंगे। तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो और भी फास्ट मूव करेंगे। तो बेसिकली पार्टिकल्स की जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उसी को हीट एनर्जी बोला जाता है। जब आप इनको गर्म करते हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जीज इंक्रीज होती हैं, और वही क्या है? हीट एनर्जी। नेक्स्ट, साउंड एनर्जी। तो इसमें सिंपली आप लिख सकते हो द एनर्जी पोजेस्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके पास जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी। और इस हीट एनर्जी से पार्टिकल जाकर के कोलाइड करेंगे और अपनी एनर्जी को किसी दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जब हम लोग किसी हॉट ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में कोल्ड ऑब्जेक्ट को रखते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट था जिसका टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट था उसका टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस। तो हीट एनर्जी ए से किस तरफ जाएगी? बी की तरफ जाएगी। यहाँ के पार्टिकल्स हाई एम्पलीट्यूड से वाइब्रेशन कर रहे होंगे, और वो वाइब्रेशन करते करते क्या कर सकते हैं? इनके साथ कोलाइड करेंगे और अपनी एनर्जी इन पार्टिकल्स को देना शुरू कर देंगे, दूसरे सब्सटेंस को देना स्टार्ट कर देंगे। तो हम बोलेंगे कि एनर्जी कहां से कहां ट्रांसफर होगी? ए से बी की तरफ एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो इसकी एक और डेफिनेशन बन सकती है, द एनर्जी which flows from the body of high temperature to the body of low temperature is called heat energy। ऐसी एनर्जी जो एक गर्म ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ जाती है, उस एनर्जी को भी क्या बोला जाता है? उस एनर्जी को भी हीट एनर्जी बोला जाता है। उस एनर्जी को भी क्या बोलते हैं? हीट एनर्जी बोलते हैं। तो हीट एनर्जी की दो डेफिनेशंस है। पहली डेफिनेशन, द एनर्जी possessed by the particle of a substance is called heat energy, and second definition, the energy which transfers due to the temperature difference, जो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ट्रांसफर होती है, which transfers from the body of high temperature to the body of low temperature is called heat energy। ओके, नेक्स्ट, साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो साउंड एनर्जी है, बेसिकली ये ऑब्जेक्ट्स का वाइब्रेशन है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेट कर रहा होगा तो वाइब्रेशन के कारण क्या प्रोड्यूस कर सकता है? आसपास के मीडियम में डिस्टरबेंस प्रोड्यूस कर सकता है, और वो डिस्टरबेंस को हम सेंस कर सकते हैं, और उसी को हम लोग साउंड एनर्जी बोलते हैं। अब देखिए, ये डिस्टरबेंस हमारे ईयर्स तक, लिसनर तक कैसे पहुंचता है? साउंड एनर्जी देखिए किस तरह से ट्रेवल करेगी। तो इसकी डेफिनेशन होगी, विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग। which produces sensation of hearing। जो हमारे अंदर एक सेंस प्रोड्यूस करता है, सुनने का, हियर करने का, आसपास के सब्सटेंसेस के वाइब्रेशंस को सेंस करने का, तो उसको साउंड एनर्जी बोलते हैं। ये किस तरह से ट्रेवल करेगी देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये स्पीकर है, स्पीकर के अंदर आपको पता है डायफ्राम लगा होता है। डायफ्राम एक ब्लैक कलर का पर्दा होता है जो वाइब्रेशंस करता है। वो वाइब्रेशन करता है क्योंकि इसके अंदर थिन कॉपर की वायर्स होती है जिसमें करंट फ्लो करते हैं, और पीछे एक मैग्नेट लगा होता है। तो ये मैग्नेट इस मैग्नेट पे फोर्स लगाता है। जब इस कंडक्टर में, इसमें जो कॉपर वायर लगी है, जब उसमें करंट फ्लो करते हैं तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो यहाँ का मैग्नेट इसके मैग्नेटिक फील्ड पे फोर्स लगाता है और ये डायफ्राम वाइब्रेट करता है। तो जब ये डायफ्राम ऐसा आगे की तरफ पुश हो जाएगा,
मतलब कि ये अपनी मीन पोजीशन से आगे निकल जाएगा वाइब्रेशन करते हुए, तो उस समय पे ये अपने आसपास के एयर पार्टिकल्स को क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। जैसे ही स्ट्राइक करेगा ये पार्टिकल आगे चल पड़ेंगे, आगे जाकर के नेक्स्ट लेयर से कोलाइड करेंगे, फिर ये पार्टिकल आगे जाएंगे, फिर ये नेक्स्ट लेयर से कोलाइड करेंगे। तो इस तरह से जब ये डायफ्राम अपनी मीन पोजीशन से आगे आ जाता है उस समय पे पार्टिकल क्लोजली स्पेस्ड हो जाते हैं। ये मीडियम इस तरह से हो जाएगा, ये पार्टिकल क्लोजली स्पेस्ड हो जाएंगे, और ये जो रीजन होता है इसको क्या बोलते हैं, इस रीजन को कंप्रेशन बोलते हैं। तो पहले बनेगा कंप्रेशन। अब इतनी ही देर में ये डायफ्राम अपनी मीन पोजीशन से पीछे की तरफ चला जाएगा, तो यहाँ का जो स्पेस है वो खाली हो जाएगा। यहाँ पर हाई प्रेशर है, जहां पर स्पेस खाली है वहां पर लो प्रेशर है, तो ये पार्टिकल फिर हाई प्रेशर से वापस लो प्रेशर की तरफ आएंगे और पीछे की तरफ रिटर्न आएंगे। जब ये पीछे की तरफ रिटर्न आएंगे तो एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, लूजली स्पेस्ड हो जाएंगे, और क्या फॉर्म करेंगे, रेयरफेक्शन। और किसका फॉर्मेशन करेंगे, रेयरफेक्शन का फॉर्मेशन करेंगे। तो जब एक स्पीकर का डायफ्राम वाइब्रेशंस करता है तो वो अपने आसपास का जो मीडियम है जिसको हम लोग एयर बोलते हैं उसके पार्टिकल्स को क्या करता है, कभी कंप्रेस करता है, कभी एक्सपेंड करता है। तो जब ये डायफ्राम आगे आता है तो पार्टिकल क्लोजली स्पेस्ड हो जाते हैं, जब ये डायफ्राम पीछे जाता है तो ये ऐसा लूजली स्पेस्ड हो जाते हैं। तो इस तरह से ये कंप्रेशन और फिर ये रेयरफेक्शन, फिर ये कंप्रेशन, फिर ये रेयरफेक्शन, ये मीडियम में इस तरह से ट्रेवल करेगा, ये मीडियम में इस तरह से ट्रेवल करेगा कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में। तो साउंड वेव किसी मीडियम में कैसे ट्रेवल करती है, इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। कंप्रेशन वो रीजन होता है जहां पर मीडियम के पार्टिकल क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, डेंसिटी ज्यादा होती है, और रेयरफेक्शन वो रीजन होता है जहां पर मीडियम के पार्टिकल लूजली स्पेस्ड होते हैं और डेंसिटी कम हो जाती है मीडियम की। और ये कहां तक जाएंगे, ये कंप्रेशन रेयरफेक्शन पहुंचेंगे एक ह्यूमन ईयर तक। तो ह्यूमन ईयर तक ये कंप्रेशन रेयरफेक्शन पहुंचेंगे, और ह्यूमन ईयर के अंदर क्या होगा, ह्यूमन ईयर के अंदर डायफ्राम होगा जिसको हम लोग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, या हम लोग इसको ईयर ड्रम भी बोलते हैं। वो ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है। ईयर के स्ट्रक्चर में सबसे पहले ईयर ड्रम होता है। ईयर ड्रम जैसे ही इस पर कंप्रेशन रेयरफेक्शन आते हैं ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके वाइब्रेशन से इसके अंदर 3 बोन्स होती हैं, ईयर के अंदर 3 छोटी छोटी बोन्स होती हैं, एनविल, स्टिरअप और हैमर। ये बोन वाइब्रेट करती हैं। बोन के वाइब्रेट करने से एक सेंसरी ऑर्गन होता है वो वाइब्रेट करता है, उसके वाइब्रेट करने से ऑडिटरी नर्व में एक सिग्नल प्रोड्यूस होता है, वो सिग्नल ब्रेन तक जाता है, ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है और हमें क्या सुनाई देती है, हमें साउंड सुनाई देती है। तो बेसिकली साउंड को सुनने के लिए हमारी बॉडी में सेंस ऑर्गन क्या है, ईयर। आसपास के वाइब्रेशंस को सेंस करने के लिए सेंस ऑर्गन है ईयर, और उस ईयर के अंदर ईयर ड्रम होगा। ईयर ड्रम के बाद 3 बोन्स होंगी, 3 बोन्स के बाद में एक सेंसरी ऑर्गन होगा जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करेगा। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑडिटरी नर्व में जाएगा, वो ऑडिटरी नर्व फिर ब्रेन तक जाएगी और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाएगी, और ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करेगा और आपको सुनाई देगा, वो इंफॉर्मेशन आपको सुनाई देगी एज ए साउंड। एक्चुअल में क्या है, ये किसी ऑब्जेक्ट का वाइब्रेशन है। गिटार की वायर होती है, ये गिटार की वायर है, दोनों तरफ से फिक्स होती है, हम इसको प्लग करके खींच करके छोड़ देते हैं तो ये वाइब्रेशन करती है, और इसके वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होती है, इस साउंड, इस वायर के वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो एक्चुअल में जो वायर है वो 3000 हर्ट्ज से वाइब्रेट कर रही है। 3000 हर्ट्ज, एक सेकंड में 3000 वाइब्रेशन, एक सेकंड में 3000 वाइब्रेशन कर रही है। और वाइब्रेशन आपने मोशन चैप्टर में स्टडी किया था, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये वायर अपनी मीन पोजीशन से आगे की तरफ जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर मीन पोजीशन से पीछे की तरफ जाएगी, तो ये मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करेगी और एक सेकंड में 3000 वाइब्रेशन करेंगी, तो आपको 3000 हर्ट्ज की साउंड सुनाई देगी। तो आपको 3000 हर्ट्ज की साउंड सुनाई देगी। तो साउंड क्या है, साउंड है सेंसेशन ऑफ हियरिंग। बेसिकली एक ऐसी एनर्जी है जिसको हम लोग सुन सकते हैं, और ये एनर्जी किससे रिलेटेड है, पार्टिकल के वाइब्रेशन से। हमारे आसपास जो भी मीडियम है, एयर है, वाटर है, जो भी मीडियम है,
उसके पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं। वो वाइब्रेट क्यों करते हैं? क्योंकि एक सोर्स क्या प्रोड्यूस करेगा? डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करेगा। तो स्पीकर एक सोर्स होता है जो मीडियम में डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, और वो डिस्टरबेंस कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में आगे बढ़ता है और हमारे ईयर तक पहुंचता है। फिर हम उन वाइब्रेशंस को सेंस कर सकते हैं, जिसको हम लोग साउंड बोलते हैं। सो दिस इज द साउंड एनर्जी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं लाइट एनर्जी को। लाइट एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन, जिसकी मदद से हम लोग इस यूनिवर्स को, इस फिजिकल वर्ल्ड को देख पाते हैं, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? उस एनर्जी को लाइट एनर्जी बोलते हैं। लाइट एनर्जी एक्चुअल में क्या होती है वो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी के लिए भी हम लोग क्या लिखेंगे? विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन। ऐसी एनर्जी जिसकी हेल्प से हम लोग देख पाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा सेंस ऑर्गन है जो लाइट एनर्जी को सेंस कर सकता है? तो आंसर है आईज। ये लाइट एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है? ये आपने नील्स बोर के मॉडल में स्टडी किया है। जो पार्टिकल्स होते हैं, वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स होते हैं, वो लाइट एनर्जी को रेडिएट कर सकते हैं। कौन से पार्टिकल? तो आंसर है चार्ज पार्टिकल। तो जब भी एक चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेटेड मोशन करता है, उस समय पर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करता है। जैसे कि आपने ये स्टडी किया था कि ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि सेकंड ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ये एक एटम है और बाहर से पहले एनर्जी आती है, ये इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, इसकी एनर्जी बढ़ जाती है। हायर एनर्जी के कारण ये हाई वेलोसिटी से चलेगा और हाई वेलोसिटी से चलते हुए इस ऑर्बिट से दूर चला जाएगा और कहाँ जंप करेगा? सेकेंड ऑर्बिट में। तो जैसे ही सेकेंड ऑर्बिट में आएगा, सेकेंड ऑर्बिट के 8 इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेंगे, रिपेल करके फिर से इसको कहाँ भेजेंगे? फर्स्ट ऑर्बिट में। लेकिन जो इसने एक्स्ट्रा एनर्जी ली थी, वो एक्स्ट्रा एनर्जी इसको वापस देनी पड़ेगी, तब ये फर्स्ट ऑर्बिट में जा सकता है। अब एग्जांपल को ध्यान से समझिए। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी 5 है फॉर एग्जांपल। सेकंड ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी 100 है। अब बाहर से एक फोटोन आता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है जिसको ये एब्जॉर्ब कर सकता है, जिसको ये एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन। और 95 एनर्जी एब्जॉर्ब करने पर 5 एनर्जी इसके पास पहले थी, 95 एनर्जी इसने एब्जॉर्ब कर ली। अब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 100 हो जाती है। और 100 एनर्जी के लिए कौन सी ऑर्बिट है? 100 एनर्जी के लिए सेकंड ऑर्बिट है। तो ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप करता है, क्योंकि इसकी एनर्जी बढ़ चुकी है जैसे ही इसने इस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। अब ये जंप करके सेकंड ऑर्बिट में जाता है, और जैसे ही सेकंड ऑर्बिट में जाता है तो क्या होगा? यहाँ के इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेंगे, फिर दोबारा लौट करके फर्स्ट ऑर्बिट में जाएगा। लेकिन फर्स्ट ऑर्बिट के लिए क्या कंडीशन है? एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 5। तो एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी है? एक्स्ट्रा एनर्जी है 95। तो ये जो 100 एनर्जी का इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन वाइब्रेशंस करेगा, और वाइब्रेशन करने से क्या प्रोड्यूस होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वाइब्रेशन करने से क्या प्रोड्यूस होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगी। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये एक्स्ट्रा एनर्जी जो 95 है उसको रेडिएट कर देगी, और फिर से इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में आ जाएगा और फिर 5 एनर्जी से घूमने लगेगा। तो आपने नील्स बोर के मॉडल में इसको स्टडी किया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एनर्जी को खर्च नहीं करता है, अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करता। उसकी जो ऑर्बिट्स होती हैं वो स्टेशनरी ऑर्बिट्स होती हैं, फिक्स्ड ऑर्बिट्स होती हैं। ये बाहर से ही एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, फिर जंप करता है लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में, फिर दोबारा से जंप करेगा हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में। उस समय पर ये उस एनर्जी को फिर से रेडिएट कर देगा। तो बाहर से एनर्जी मिलेगी तो उसी एनर्जी को ये रेडिएट करेगा, अपनी एनर्जी को खर्च नहीं करेगा। ये नील्स बोर का मॉडल था, फर्स्ट पोस्टुलेट थी उनकी। तो इलेक्ट्रॉन जब ऐसा जंप करता है, उस समय पर वो इलेक्ट्रॉन वाइब्रेशंस करता है, और एक इलेक्ट्रॉन जब वाइब्रेशंस करता है तो उसके वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो चीजें होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी एंड मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी।
इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी होती है और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी होती है। और हमारी आईज को कौन सी एनर्जी सेंसिटाइज करती है? हमारी आईज सेंसिबल है कौन सी एनर्जी के लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी के लिए। तो जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीडियम में ऐसा ट्रेवल करते हुए आगे बढ़ेगी और किसी पर्सन की आई में जाएगी, और आई के अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड को सेंस करने के लिए छोटी छोटी सेल्स होती हैं जिनको सेंसरी ऑर्गन्स या सेंसरी सेल्स बोलते हैं या रिसेप्टर्स बोलते हैं। वो रिसेप्टर्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड को सेंस करते हैं और एक सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं। वो सिग्नल ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में जाता है, फिर ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और आपके सामने एक इमेज दिखाई देती है। तो आपके आसपास जो भी आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं वो इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि किसका रेडिएशन हो रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का रेडिएशन हो रहा है। और अगर आप उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देख पा रहे हैं, अगर आप उस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, अगर आप उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देख पा रहे हैं, तो हम उसको लाइट बोल देते हैं। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या बोल देते हैं? लाइट बोल देते हैं। ऐसे तो इंफ्रारेड रेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। जो इंफ्रारेड रेज हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, लेकिन हम उनको देख नहीं सकते। हमारी आईज उनके लिए सेंसिबल नहीं है। हमारी आईज उनके लिए सेंसिबल नहीं है। जैसे कि ईयर की कुछ कैपेसिटी होती है क्या? ईयर की कैपेसिटी होती है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। तो हमारा ईयर 20,000 से 20 हर्ट्ज तक की जो साउंड्स है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की जो साउंड है, सिर्फ इस फ्रीक्वेंसी की साउंड को सुन सकता है। फ्रीक्वेंसी इससे कम है हमें पता नहीं लगेगा वाइब्रेशन का, फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा है तो भी पता नहीं लगेगा। तो हमारे ईयर की भी एक रेंज है, वो इस रेंज की फ्रीक्वेंसी को सेंस कर सकते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बहुत बड़ी रेंज है, तो हम सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को नहीं देख सकते हैं। हम सिर्फ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देख सकते हैं जो इस रेंज में आती हैं, जिसको विबग्योर बोलते हैं। वॉयलेट से ज्यादा फ्रीक्वेंसी अल्ट्रा वॉयलेट की, अल्ट्रा वॉयलेट से ज्यादा फ्रीक्वेंसी एक्स रेज की, एक्स रेज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रेज की। तो ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अच्छा, ये किस स्पीड से ट्रेवल करती है मीडियम में? ये मीडियम में किस स्पीड से ट्रेवल करती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, विबग्योर, फिर उसके बाद आएगा इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद आएगा रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ये सब वेव्स आएंगी। माइक्रोवेव्स, देन रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स जिनको हम लोग कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, हमारे मोबाइल फोन रेडियो वेव्स पे वर्क कर रहे हैं, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। और ये किस स्पीड से ट्रेवल करती हैं? ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। वैक्यूम मतलब फ्री स्पेस, जहां पर कोई मीडियम नहीं है। मीडियम में इनकी स्पीड कम हो जाती है। जैसे कि जो लाइट होती है, ये विबग्योर, ये जो विबग्योर यहाँ लिखा हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विजिबल लाइट बोलते हैं, जिस लाइट को हम लोग देख सकते हैं। हमारी आईज इसके लिए सेंसिबल है। अगर फ्रीक्वेंसी वॉयलेट से ज्यादा है, अल्ट्रा वॉयलेट हो जाएगा, ये वेव्स नहीं दिखाएंगी, एक्स रेज नहीं दिखेंगी, गामा रेज नहीं दिखेंगी। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी अगर रेड से कम हो जाएगी तो इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड से कम फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव, माइक्रोवेव से कम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव। तो अगर फ्रीक्वेंसी वॉयलेट से ज्यादा है तो वो सारी वेव्स हम नहीं देख सकते। अगर फ्रीक्वेंसी रेड से कम है तो कम फ्रीक्वेंसी वाली वेव भी नहीं देख सकते। सिर्फ इस फ्रीक्वेंसी की वेव को हम देख सकते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी यहां तक होगी। तो इसको हम लोग लाइट बोलते हैं। तो लाइट एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जो हमारी आईज को सेंसिटाइज करती है, जिसकी वजह से हम आसपास के फिजिकल वर्ल्ड को देख पाते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये जो लाइट है, ये वैक्यूम में किस स्पीड से ट्रेवल करती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल करती है। सो दिस इज ए लाइट एनर्जी। तो ये है लाइट एनर्जी। लास्ट वन इज न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी which is released during nuclear reactions। न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती है? जिसमें कोई बड़ा न्यूक्लियस टूटता है तो दो छोटे न्यूक्लियाई बनते हैं, और जब दो छोटे न्यूक्लियस मिलते हैं तो एक बड़ा न्यूक्लियस बनता है। हम एटम की बात नहीं कर रहे हैं, एटम का जो सेंटर है जिसको न्यूक्लियस बोला जाता है उसकी बात कर रहे हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या होगी?
न्यूक्लियर एनर्जी होगी द एनर्जी विच इज रिलीज्ड ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन, ऐसी एनर्जी जो किसके दौरान रिलीज होती है, न्यूक्लियर रिएक्शंस के कारण से रिलीज होगी। और ये न्यूक्लियर रिएक्शन दो तरह की होती है, एक होता है न्यूक्लियर फिजन और दूसरा होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन एंड सेकेंड इज न्यूक्लियर फ्यूजन। ये रिएक्शन सन के ऊपर चल रही है, फ्यूजन रिएक्शन। फिजन का मतलब है जैसे कि हैवी एलिमेंट यूरेनियम, यूरेनियम 92nd एलिमेंट है। हम लोग यूरेनियम को तोड़ सकते हैं, यूरेनियम को तोड़ने के लिए 92 लिखते हैं, 92U235, ये इसका सिंबल है। इसमें हम लोग न्यूट्रॉन को स्ट्राइक कराते हैं, जैसे ही हम इसके साथ न्यूट्रॉन का कोलिजन कराते हैं ये कन्वर्ट हो जाता है 92U236 में। फिर कुछ समय बाद ये टूट जाता है, दो छोटे एलिमेंट्स के अंदर एक बैरियम बन जाता है, एक क्रिप्टॉन बन जाता है और 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं इस रिएक्शन में और काफी सारी एनर्जी निकलती है। तो एक बड़ा न्यूक्लियस टूट रहा है। न्यूक्लियस, ये यूरेनियम का न्यूक्लियस है, 92 लिखा हुआ है, इसका एटॉमिक नंबर है तो मतलब इसमें 92 प्रोटॉन है। 235 इसका मास नंबर है, जिसको किससे लिखते हैं, कैपिटल ए से लिखते हैं। अगर मास नंबर में से मैं एटॉमिक नंबर को माइनस कर दूंगा तो 143 आएगा, 143 न्यूट्रॉन्स का नंबर है। तो इस न्यूक्लियस में 92 प्रोटॉन है, 143 न्यूट्रॉन्स है। और ये न्यूक्लियस के अंदर हम लोग एक न्यूट्रॉन को और डाल देते हैं तो ये न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है, फिर ये ऐसा 2 पार्ट्स में स्प्लिट अप हो जाता है। तो एक हैवी न्यूक्लियस दो छोटे न्यूक्लियाई के अंदर टूट जाता है, इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस बोलते हैं। तो एक एलिमेंट दो नए एलिमेंट का फॉर्मेशन करता है, दो नए न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है, तो इस रिएक्शन को न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन बोलते हैं। और इसमें एनर्जी रिलीज होती है, इस एनर्जी को न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। ये रिएक्शन हमने करवाई थी, हिरोशिमा नागासाकी पे एक बॉम्ब गिराया था। यूएसए ने हिरोशिमा नागासाकी जापान के अंदर एक बॉम्ब गिराया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो बॉम्ब गिराया था वो यूरेनियम बॉम्ब था, यही वाला बॉम्ब था। तो यही रिएक्शन उसमें करवाई गई थी। तो 50 किलोग्राम यूरेनियम था, वो सारे यूरेनियम डिसइंटीग्रेट हुए, टूट गए और बैरियम क्रिप्टॉन ऐसे एलिमेंट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो गए। और जब न्यूक्लियस टूटता है तो उसमें से बहुत सारी एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी से फिर क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। नेक्स्ट न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन रिएक्शन सन के ऊपर हो रही है। हमारा जो सन है, जो स्टार्स आपको रात में दिखाई दे रहे हैं, हमारी जो सबसे पास का जो स्टार है हम उसको सन बोल देते हैं। द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अस इज कॉल्ड सन। और रात में जो आपको स्टार्स दिखाई दे रहे हैं उन सबके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चल रही है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं और हीलियम में कन्वर्ट होते हैं। एग्जैक्ट रिएक्शन ये नहीं है, रिएक्शन 3-4 स्टेप्स के अंदर होती है। मैं आपको सिंपल सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। दो हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं और हीलियम में कन्वर्ट होते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो ये जो हाइड्रोजन है ये कौन से वाला है, 1H2, जिसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, जिसमें एक प्रोटॉन होता है एक न्यूट्रॉन होता है। ये एक ड्यूटेरियम, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, ये दूसरा ड्यूटेरियम। ये आपस में कंबाइन होते हैं, कंबाइन होने पर हीलियम न्यूक्लियस बनाते हैं। हीलियम न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन होते हैं दो न्यूट्रॉन होते हैं। इसको लिखा जाता है ड्यूटेरियम को 1H2 से, 1H2 से लिखते हैं ड्यूटेरियम को। और हीलियम को किससे लिखते हैं, हीलियम को लिखते हैं 2He4 से। इसको लिखते हैं 1H2, इसको 2He4। तो दो हाइड्रोजन मिलकर के एक हीलियम में कन्वर्ट होते हैं। दिस इज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। सो टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म ए हैवी न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब कंबाइन होना। फ्यूजन में होगा एक बड़ा न्यूक्लियस टूटेगा, दो छोटे न्यूक्लियस को बनाएगा। फ्यूजन में उल्टा होगा, दो छोटे न्यूक्लियस जुड़ेंगे और एक हैवी न्यूक्लियस को बनाएंगे।